मॉर्निंग बच्चों। आज डीसी मशीन की सीरीज़ में हम लैप और वेव वाइंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। डीसी मशीन में जो दो तरीके की वाइंडिंग होती है वो एक होती है लैप वाइंडिंग और दूसरी होती है वेव वाइंडिंग। बेसिकली हम वाइंडिंग को दो कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग और कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। वो हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ लैप और वेव वाइंडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर। देखिए, लैप और वेव वाइंडिंग डिस्कस करने से पहले या जानने से पहले हमें कुछ टर्म्स का जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैक पिच। बैक पिच क्या होता है? तो बैक पिच क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट कंडक्टर ऑफ ए कोयल, मतलब एक कोयल का पहला और उसका अंतिम कंडक्टर, उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कहलाती है बैक पिच। जैसा कि आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हो। मान लो कि ये जैसे कोयल है, ये पहली कोयल है, इस कोयल का ये पहला कंडक्टर और ये दूसरा कंडक्टर, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं बैक पिच। ये पहला कोयल ही लेनी कोई आवश्यक नहीं है, आप सेकंड कोयल को भी देख सकते हैं। जैसे ये अगर आप देखना चाहते हैं सेकंड कोयल का, तो सेकंड कोयल का पहला कंडक्टर और उसी कोयल का जो लास्ट कंडक्टर है सेकंड कंडक्टर, उन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे हम बोल सकते हैं बैक पिच। तो अभी हम सेकंड कोयल के लिए बैक पिच इसे बोलेंगे। ओके, तो बैक पिच होता है, उसे हम वाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई बी से। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं वाई बी बैक पिच। ओके, फिर हम देखते हैं फ्रंट पिच के लिए। तो फ्रंट पिच क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेकंड कंडक्टर ऑफ वन कोयल एंड फर्स्ट कंडक्टर ऑफ नेक्स्ट कोयल, मतलब पहली कोयल का दूसरा कंडक्टर और उसके जो बाद दूसरी कोयल जो है नेक्स्ट कोयल है उसका पहले कंडक्टर के बीच की दूरी होती है, उसे हम कहते हैं फ्रंट पिच। जैसे कि आप इस फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं, क्या बोला गया कि पहली कोयल, ये जैसे पहली कोयल है, ये जो पहली कोयल है इसका दूसरा कंडक्टर ये सेकंड कंडक्टर, और दूसरी कोयल, ये दूसरी कोयल है जो यहाँ से स्टार्ट हो, इसके पहले कंडक्टर की जो बीच की दूरी है उसे हम बोलते हैं फ्रंट पिच। तो क्या बताया गया है कि पहली कोयल का दूसरा कंडक्टर और दूसरी कोयल का पहला कंडक्टर के बीच की जो दूरी है उसे हम कहेंगे फ्रंट पिच, जिसे हम वाई एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके ओके, फिर चलो हम देखते हैं नेक्स्ट रिजल्टेंट पिच। तो रिजल्टेंट पिच क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बिगिनिंग ऑफ वन कोयल एंड बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट कोयल। इसका मतलब दो कोयल है, पहली कोयल स्टार्ट हो गई उसके बाद दूसरी कोयल स्टार्ट हो गई, उन दोनों के जो बीच की दूरी है उसे हम कहेंगे रिजल्टेंट पिच, जिसे हम वाई आर से रिप्रेजेंट करें। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो पहली कोयल है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और दूसरी कोयल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, उन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे हम कहेंगे रिजल्टेंट पिच। या आप ऐसे कह सकते हो कि जो पहली कोयल है यहाँ पे ख़त्म हो रही है और दूसरी कोयल यहाँ पे एंड हो रही है, इन दोनों के जो बीच की दूरी है उसे भी हम रिजल्टेंट पिच ही कहेंगे, क्योंकि ये सेम होती है। तो कैसे भी आप डिफाइन कर सकते हो कि दोनों जो कोयल है पहली और दूसरी, उन दोनों की या तो फर्स्ट कंडक्टर्स ले लो या दोनों के लास्ट कंडक्टर्स ले लो, उन दोनों के जो बीच की दूरी है वो कहलाएगी आपकी रिजल्टेंट पिच, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई आर से। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट कम्यूटेटर पिच। तो कम्यूटेटर पिच क्या कहता है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कम्यूटेटर सेगमेंट टू विच टू एंड्स ऑफ सेम कोयल आर कनेक्टेड। एक कोयल, जैसे ये कोयल देख रहे हो आप, ये कोयल और ये कोयल, इन दोनों के जो बीच की दूरी है कम्यूटेटर सेगमेंट के नंबर्स में, ये कहलाते हैं आपकी कम्यूटेटर पिच, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई सी से। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स, क्योंकि कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर्स में होते हैं। तो नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोयल्स, दो जो कोयल है क्रमागत जो कोयल्स है, जैसे ये पहली कोयल हो गई ये दूसरी कोयल, इन दोनों के बीच में जितने नंबर ऑफ कम्यूटेटर होते हैं सेगमेंट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी कम्यूटेटर पिच डिफाइन होती है, जिसे हम वाई सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए फिर लास्ट डेफिनेशन देखते हैं हम एवरेज पिच की। तो एवरेज पिच जैसे मैंने क्या बताया था, फ्रंट पिच और बैक पिच। भाई एवरेज क्या होती है? दो वैल्यूज है, तीन वैल्यूज है, उनका क्या करना है? सभी का सम करना है और नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी एवरेज। जैसे यहाँ पे दो पिच है, बैक पिच और फ्रंट पिच, इन दोनों का सम करना है और दो है, जैसे नंबर ऑफ कितने हो गए? दो, तो उस टू से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो पिच कहलाएगी ये कहलाएगी हमारी एवरेज पिच। ओके, देखिए बैक पिच हो गए, फ्रंट पिच हो गए, रिजल्टेंट कम्यूटेटर और एवरेज पिच। अभी हम चलते हैं सीधा लैप वाइंडिंग में। तो लैप वाइंडिंग क्या है? जैसे इसके नाम से पता चल रहा, लैप मतलब एक जो कोयल है उसके ऊपर दूसरी कोयल ओवरलैप कर रही है, इसी वजह से इसका नाम दिया गया लैप वाइंडिंग। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो कोयल है इसके लैप में, इसकी गोद में ये दूसरी कोयल है, इसी वजह से हम इसको बोलने लग गए लैप वाइंडिंग। ओके, जैसा कि हमने देखा था कि बैक पिच क्या होती है? पहली कोयल का पहला कंडक्टर और उसी कोयल के दूसरे कंडक्टर के बीच की दूरी बैक पिच है। ये देखो,
फिर फ्रंट पिच क्या होती है, दूसरी कोयल का पहला कंडक्टर और पहली कोयल का दूसरे कंडक्टर के बीच की दूरी फ्रंट पिच होती है। रिजल्टेंट क्या होती है, या तो आप दोनों कोयल के पहले कंडक्टर ले लो या दोनों के लास्ट ले लो, उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो रिजल्टेंट होती है। और ये आपका कम्यूटेटर सेगमेंट हो गया, वाई सी कम्यूटेटर पिच हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो इस फिगर से कि यहाँ पर रिजल्टेंट पिच क्या है। रिजल्टेंट पिच हम लिख सकते हैं वाई बी माइनस वाई एफ, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो याद रखना लैप वाइंडिंग में जो रिजल्टेंट पिच होता है वो होता है वाई बी माइनस वाई एफ, लैप वाइंडिंग की बात करें हम। ठीक है, तो लैप वाइंडिंग में रिजल्टेंट होता है वाई बी माइनस वाई एफ, जैसा इस फिगर से आप देख सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो है नंबर ऑफ पैरेलल पास। किसी भी लैप वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो ए इक्वल टू एम पी होता है, जहाँ पे m है वो है मल्टीप्लिसिटी फैक्टर और p है नंबर ऑफ पोल्स। ये m जो मल्टीप्लिसिटी फैक्टर है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ये क्या होता है। अभी के लिए ये देख लो कि नंबर ऑफ जो पैरेलल पाथ्स होते हैं ए लैप वाइंडिंग में, जिसे हम a से डिनोट करते हैं, वो होता है इक्वल टू एम पी, जहाँ m है मल्टीप्लिसिटी फैक्टर और p है नंबर ऑफ पोल्स। देखिए m इज़ मल्टीप्लिसिटी फैक्टर और p है नंबर ऑफ पोल्स। ओके, फिर बात करें एवरेज पिच की, तो एवरेज पिच क्या होता है, हमारा बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों का एवरेज, जिसे हम लैप वाइंडिंग में Z अपॉन P से रखते हैं। Z है नंबर ऑफ कंडक्टर, P है नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, तो एवरेज पिच लैप वाइंडिंग में क्या होता है, Z अपॉन P। जो ये लैप वाइंडिंग इस्तेमाल की जाती है वो क्या करते हैं, हाई करंट एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ पाथ्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ पाथ्स बढ़ेंगे वैसे वैसे करंट रेटिंग बढ़ती जाएगी। जैसे ये मान लो कि एक कंडक्टर उसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो दो कंडक्टर में टू कितने हो गए, 4 हो गई। 3 कंडक्टर होते तो टोटल कितनी हो जाती, 6 हो जाती। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स बढ़ते जाएंगे करंट रेटिंग बढ़ती जाएगी। तो इसी वजह से जो लैप वाइंडिंग होती है वो डीसी जनरेटर में हाई करंट एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। ओके, अभी जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स लैप वाइंडिंग में ए इक्वल टू एम पी होता है, जहाँ एम होता है मल्टीप्लिसिटी फैक्टर। तो ये मल्टीप्लिसिटी फैक्टर क्या होता है उसके बारे में हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। देखिए मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग मतलब क्या हो गया कि देयर आर सेवरल सेट्स ऑफ क्लोज कंप्लीटली क्लोज्ड, मतलब एक सेट हो गया, एक कोयल है, एक वाइंडिंग है, ऐसे ही बहुत सारे कोयल्स के सेट हैं, उन सबको आपस में जोड़ दिया तो वो कहलाएगी मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग। जैसे कि आपकी सिंप्लेक्स वाइंडिंग मतलब वहाँ पे सिर्फ एक क्लोज वाइंडिंग का सेट है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें सिर्फ एक क्लोज वाइंडिंग है तो उसका सेट है, तो ये क्या हो गई, ये हो गया सिंप्लेक्स वाइंडिंग। ठीक है, इसको बोलने लगे सिंप्लेक्स, मतलब एम का इक्वल टू 1। और अगर ऐसी ही दो वाइंडिंग, ऐसी ही सिंप्लेक्स दो वाइंडिंग को हमने आपस में जोड़ दिया तो ये कहलाने लग जाएगी डुप्लेक्स। डुप्लेक्स मतलब अब यहाँ पे एम का जो मान है वो हो गया 2, और अगर ऐसी ही 3 को जोड़ देते हम, सपोज ऐसी ही 3 वाइंडिंग को हम ऐसे जोड़ देते तो ये कहलाने लगी ट्रिप्लेक्स। ठीक है, तो ये कहलाने लग जाती है ट्रिप्लेक्स, मतलब एम इक्वल टू 3 हो जाता। और फिर अगर 4 होते हैं तो क्वाड्रेक्स, ये अपने आप वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी एम का मान बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स बढ़ते हैं, और जैसे जैसे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स बढ़ते हैं इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मशीन की वाइंडिंग है वो हाई करंट एप्लीकेशंस, मतलब हाई करंट एप्लीकेशंस के लिए यूज की जा सकती है, करंट रेटिंग मशीन की बढ़ जाती है। तो यही कहा गया कि मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है किसको, करंट रेटिंग या लोडिंग कैपेसिटी ऑफ मशीन, क्योंकि पैरेलल पाथ्स इस वाइंडिंग में बढ़ जाते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग की। तो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग क्या होता है, जैसे प्रोग्रेस करता है कोई भी तो 1 से स्टार्ट होकर 2 3 4 ऐसे प्रोग्रेस करते हैं ना। तो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग मतलब अगर वाइंडिंग ऐसे चल रही हो राइट हैंड डायरेक्शन में, ये देखो राइट हैंड डायरेक्शन में चल रही हो तब तो हो गई प्रोग्रेसिव। और रिट्रोग्रेसिव क्या हो गया, जब बैक साइड में चल रहे हो पीछे की तरफ, ठीक है, तो वो हो गई रिट्रोग्रेसिव। जैसे ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में चल रही हो तो उसे हम बोलेंगे रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। ओके, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में क्या होता है, जो आपका बैक पिच होता है वो फ्रंट पिच से ज़्यादा होगा प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के केस में। सपोज बैक पिच का मान फ्रंट पिच से ज़्यादा है तो हमारा जो रिजल्टेंट पिच होता है, जैसे हमने क्या देखा था, रिजल्टेंट पिच होता है हमारा वाई बी माइनस वाई एफ, है ना। तो जब वाई बी का मान ज़्यादा है तो उस केस में रिजल्टेंट जो होगा हमारा वो होगा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव मतलब प्रोग्रेसिव है। और राइट हैंड वाइंडिंग, जिसे हम राइट हैंडेड वाइंडिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए वाइंडिंग विच प्रोग्रेस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है ना, ओके, राइट हैंड डायरेक्शन में, तो इसे राइट हैंडेड प्रोग्रेसिव या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वाइंडिंग को बोल सकते हैं। ठीक है, और जहाँ हमने क्या देखा, रिजल्टेंट पिच जो होती है वो वाई बी माइनस वाई एफ होती है,
पॉजिटिव है, इसको हम 2m से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे m है मल्टीप्लिसिटी और प्लस जो है ये बताता है इसे प्रोग्रेसिव वाइंडिंग को। ओके, फिर हम देखते हैं सेकंड रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग को, मतलब बैक पिच का मान फ्रंट पिच से कम होता है। तो बैक पिच का मान फ्रंट पिच से कम होगा, इसका मतलब रिजल्टेंट जो हो गया हमारा वो हो गया नेगेटिव हो गया। रिट्रोग्रेसिव बोल दो, लेफ्ट हैंडेड वाइंडिंग बोल दो। अब कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेगी ये? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करिए ना। और यहाँ पे जो देंगे हम रिजल्टेंट पिच YB माइनस YF हो जाएगा -2m, जहाँ पे जो माइनस साइन होता है वो रिप्रेजेंट करता है रिट्रोग्रेसिव को, ठीक है, और ये जो प्लस साइन है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रेसिव को। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वेव वाइंडिंग के बारे में। तो वेव वाइंडिंग में जैसे क्या होता है कि इनमें जो कंडक्टर्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, वो हमेशा ही 2 पैरेलल पाथ बनाएंगे। जैसे कि आप कितने भी कंडक्टर कनेक्ट कर लो, लेकिन वो हमेशा पैरेलल पाथ जो होते हैं वेव वाइंडिंग में वो 2 ही होंगे, है ना। जैसे आप 6 कंडक्टर ले लो, 10 कंडक्टर्स ले लो, कितने भी ले लो, उस केस में क्या जो पैरेलल पाथ यहाँ पे होंगे वो हमेशा ही 2 होंगे। जबकि लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ्स क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे m × p, जहाँ m होता है मल्टीप्लिसिटी और p होता है नंबर ऑफ पोल्स के, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेव वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग में क्या जो कंडक्टर्स कनेक्ट होते हैं वो 2 पैरेलल पाथ बनाते हैं नंबर ऑफ पोल्स के, चाहे नंबर ऑफ पोल्स आपके 4 हो 6 हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन लैप वाइंडिंग और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन वेव वाइंडिंग। ओके, अगर नंबर ऑफ पोल्स मान लो 2 हो तो दोनों में 2 होंगे, लेकिन अगर नंबर ऑफ पोल्स 4 हो गए तो लैप वाइंडिंग में तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 4 हो जाएंगे, लेकिन वेव वाइंडिंग में हमेशा ही 2 होंगे। ओके, अब जैसा कि मैंने एक चीज़ और बताता हूँ कि जो नंबर ऑफ ब्रश होते हैं ना वो होते हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के इक्वल। अगर यहाँ पे पैरेलल पाथ भी 2 है तो ब्रश जो होंगे वो भी इक्वल टू 2 होंगे। ओके, वेव वाइंडिंग जो होती है वो हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस और लो करंट एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अगर ये टोटल वाइंडिंग है, ये 12 वोल्ट और 6 एम्पियर की है। ओके, अगर इसको मैंने 2 भागों में बांट दिया, 2 पैरेलल पाथ्स में बांट दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगी 6 वोल्ट। ओके, आधे आधे हो गए ना 6 वोल्ट, और करंट इसमें 6 एम्पियर, तो टोटल करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर मान लो इसको मैंने 3 भागों में बांट दिया, ठीक है, अगर मान लो इसको 3 भागों में बांट दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा 4 वोल्ट, यहाँ पे 4 वोल्ट और यहाँ पे 4 वोल्ट। करंट रेटिंग 6 एम्पियर, तो करंट रेटिंग हो जाएगी 18 एम्पियर, ठीक है। इसका मतलब क्या, लैप में जाते हैं तो करंट रेटिंग बढ़ती है, वोल्टेज रेटिंग कम होती है, लेकिन वेव वाइंडिंग में क्या होती है, वोल्टेज रेटिंग हाई होती है और करंट रेटिंग लो होती है। तो जो वेव वाइंडिंग हम इस्तेमाल करेंगे वो हाई वोल्टेज और लो करंट एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट पिच की हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने क्या बताया था, बैक पिच क्या होता है कि एक कोयल, जैसे आप पहली कोयल ले लो, इस कोयल का सेकंड कंडक्टर और उसी कोयल का पहले कंडक्टर की जो बीच की दूरी होती है वो होती है बैक पिच। अब हम देखें फ्रंट पिच का, तो फ्रंट पिच क्या होती है, दूसरी कोयल का पहला कंडक्टर और पहली कोयल का दूसरे कंडक्टर के बीच की जो दूरी होती है वो फ्रंट पिच होती है। रिजल्टेंट जैसे मैंने बताया था, दोनों कोयल का पहला कंडक्टर ले लो या चाहे दोनों कोयल के दूसरे कंडक्टर के बीच की दूरी ले लो, चाहे इसको ले लो, है ना। तो रिजल्टेंट पिच हमेशा सेम होता है। रिजल्टेंट पिच आप यहाँ पे देख सकते हो वो क्या है, YB और YF को जोड़ेंगे तो आपका आएगा रिजल्टेंट पिच। तो रिजल्टेंट पिच क्या हो गया, YB + YF। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिजल्टेंट जो पिच है आपका वो क्या है, YB + YF, क्योंकि यहाँ पे YB और YF दोनों ऐड होके रिजल्टेंट पिच बना रहा है। ओके, फिर मैंने क्या बात की थी कि भी वेव वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं वो होते हैं 2, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है 2। ओके, एवरेज पिच की अगर हम बात करते हैं तो लेफ्ट वाइंडिंग में एवरेज पिच था वो Z/P था, लेकिन यहाँ वेव वाइंडिंग में जो एवरेज पिच होता है ना वो होता है Z ± 2/P। याद रखना, वेव वाइंडिंग में जो एवरेज पिच होता है वो होता है Z ± 2/P पे। ओके, अब ये दिस टाइप ऑफ जो वाइंडिंग होती है ना वो जनरेट की जाती है जिस जनरेटर में कौन से, सॉरी ये हाई करंट नहीं है, हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए, जैसे हमने बोला था ना। तो जो ये वाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं ना वो हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस और लो करंट एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, वेव वाइंडिंग हाई वोल्टेज और लो करंट एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। ओके, अब देखिए हम कुछ कंपैरिजन देखते हैं लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के बीच में। तो लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं m × p, जहाँ m है मल्टीप्लिसिटी फैक्टर और p है नंबर ऑफ पोल्स। जबकि वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हमेशा 2 ही होंगे। ओके, लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ ब्रश होते हैं वो हमने बताया नंबर ऑफ ब्रश होते हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के इक्वल। ये देखो इक्विवेलेंट ऑफ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। जबकि
नंबर ऑफ पैरेलल पाथ वेव वाइंडिंग में 2 होते तो नंबर ऑफ ब्रश हो गए 2। ओके, फिर रिजल्टेंट पिच जो हमारा था लेफ्ट वाइंडिंग में था वाई बी माइनस वाई एफ और वेव वाइंडिंग में वाई बी प्लस वाई एफ। एवरेज पिच था जेड अपॉन पी लेफ्ट वाइंडिंग में और यहाँ वेव वाइंडिंग जेड प्लस माइनस 2 अपॉन पी। जो लेफ्ट वाइंडिंग इस्तेमाल की जाती है वो क्या की जाती है, हाई करंट और लो वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स ज़्यादा होती हैं। ओके, और जो वेव वाइंडिंग होती है वो लो करंट और हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कम या 2 ही होते हैं। ओके, तो आज हमने डिटेल डिस्कस किया। अगर फिर भी कोई रिलेटेड क्वेरी आपको इस सेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।